गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग आर्टिकल 14 कंप्लीट कर लिए थे। आर्टिकल 14 में क्या लिखा था? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो लॉ है, इसके तहत जो आर्टिकल 15 है वही से थोड़ा बहुत लिंक्ड है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है? इट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला तो ये है कि ये जो आर्टिकल है, ये जो फंडामेंटल राइट है, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है, बाकी फॉरेनर्स है दूसरे सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आर्टिकल 15(1) का पहला जो क्लॉज है, 15(1) जो है क्या है? इट स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें? इंपॉर्टेंट है ओनली। ओनली यहां पे आता है ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और डिस्क्रिमिनेट है या डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। भेदभाव, ये क्या है? ये बोलता है कि सरकार, स्टेट है ना, स्टेट का मतलब मैं बताया था, कोई भी सरकार किसी भी आदमी को, किसी भी सिटीजन को भेदभाव नहीं कर सकती है। सिर्फ सिर्फ किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, उसके धर्म के बेसिस पे, उसके वंश के बेसिस पे, उसके जाति के बेसिस पे, या उसके सेक्स के बेसिस पे, या उसके प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पैदा हुआ उसके बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट, आप उसको उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है स्टेट। सरकार इस भेदभाव नहीं कर सकता है, सिर्फ इस ग्राउंड पे। ठीक है। दूसरे ग्राउंड पे कर सकता है। कैसे? छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान लो ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है ना, और यहां पे बोला जाएगा कि सभी लोग इस रोड में जा सकते हैं, बस मुसलमान लोग नहीं जा सकते। मुसलमान मतलब रिलीजन क्या है उसका? मुस्लिम है। सब लोग इस रोड पे जा सकते हैं, बस मुस्लिम नहीं जा सकते। तो इसमें किस ग्राउंड पे उस आदमी के साथ भेदभाव किया गया? जाति के आधार पर। जितने भी मुस्लिम है क्या होगा, इस रोड पे जा नहीं सकते, हम लोग इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सरकार ने बोलेगा कि नहीं, इस म्युनिसिपालिटी, मान लो कोई म्युनिसिपालिटी बोल दिया कि इस रोड पे सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ मुसलमान लोग, जो मुसलमान धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, वो लोग जा नहीं सकते। तो आप सरकार ने क्या किया? उस मुस्लिम धर्म वालों को डिस्क्रिमिनेट किया, उनके साथ भेदभाव किया, इस रोड पे जाने नहीं दिया। तो ये क्या है? ये जो आर्टिकल 15(1) है, इस चीज को प्रोहिबिट करता है, मना करता है। ये स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि इस रोड पे बस छोटे व्हीकल जा सकते हैं, बड़े व्हीकल नहीं जा सकते। ठीक है। क्या जा सकते हैं? छोटे व्हीकल जा सकते हैं, बट बड़े व्हीकल जा नहीं सकते। चाहे वो बड़े व्हीकल कोई भी चला रहा हो, किसी का भी हो, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, किसी का भी हो, वो इसमें जा नहीं सकता है। लेकिन वो छोटे व्हीकल है, वो जा सकते हैं। तो ये भी तो जो बड़े व्हीकल है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, लेकिन वो इस 15(1) में नहीं कवर होगा। ठीक है। उसमें वो डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन अगर बस ये बोलूंगा कि सिर्फ मुस्लिम जो धर्म वाले हैं वो नहीं जा सकते, तो उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। तो वो जो 15(1) जो आर्टिकल है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। यही है 15(1) में लिखा है। ठीक है। और ये पूरा किसके लिए है? स्टेट्स के लिए। स्टेट ऐसा कभी नहीं कर सकता, सिर्फ जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, और आपका प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, मेल या फीमेल के आधार पे, या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। जैसे कि मान लीजिए एयर होस्टेस, या जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का नर्स लोग हो गए। जनरली नर्स लोग कौन होते हैं? फीमेल्स होते हैं। या तो उनको हम बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एयर होस्टेस कौन रहते हैं? फीमेल्स होते हैं। तो वहां फीमेल ही एयरपोर्ट होते हैं। अब मेल बोलेंगे नहीं, हम लोग क्यों नहीं, हमारा क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। तो सेक्स के हिसाब से वहां पे क्या है, उनको वहां जरूरत है, तो वो उसके लिए फिट है। तो उसके लिए उनको भेदभाव नहीं कह सकता कि वो उनके साथ, मतलब मेल लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। तो सिटीजन्स के लिए क्या है? सिटीजन्स के लिए ये जो स्टेट कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। मैं अगर भिलाई में रहता हूँ, ठीक है, और भिलाई का हूं, तो मैं अगर किसी जगह पे जाऊंगा, मेरे को किस चीज की चाहिए, तो बोला जाएगा कि नहीं, तुम भिलाई से हो, इसलिए हम ये चीज आपको दे नहीं सकते, आपको ये सुविधा नहीं दे सकते। तो वो क्या होगा? प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है। सिर्फ उसी ग्राउंड पे। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 15(1). अब आर्टिकल 15(2) क्या है? No citizen shall be denied access to public places such as restaurant, hotel, cinema halls। जैसे कि
सिनेमा हॉल हो गया, जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं या हम लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, होटल्स में खाने जाते हैं, ठीक है, मॉल जाते हैं घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे आप उसका मॉल का मालिक या रेस्टोरेंट का मालिक ये नहीं बोल सकता कि आप मुसलमान धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो तो आप यहाँ पे खा नहीं सकते, है ना। ये मॉल वाला का मालिक ये नहीं बोल सकता कि आप इस मॉल में आ नहीं सकते, आप ये शॉपिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप भिलाई के हो नहीं। मान लीजिए कि मतलब भिलाई का कोई एक मॉल है ना, और दूसरा कोई रायपुर कोई बंदा आएगा, अब बोलेगा मैं मॉल में शॉपिंग करना चाहता हूँ, मॉल का मालिक ये नहीं बोल सकता कि आप रायपुर के हो, आप भिलाई पे नहीं हो तो मैं आपको अंदर घुसने नहीं दूंगा, शॉपिंग करने नहीं दूंगा, क्यों वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आर्टिकल वही 15(2) बोल रहा है। आप प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपको कास्ट, रिलीजन, रेस के हिसाब से पब्लिक प्लेस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, वहां पे आप वहां पे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, किसी धर्म का है तो मैं वहां खाना नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, या होटल्स हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गया, वैसे केस में आपको रेस्ट्रिक्ट मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। और इसमें और एक पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी में होता है पब्लिक वेल, टैंक एटसेट्रा। जैसे कि पब्लिक, जैसे कोई भी मतलब चीज बना है, मतलब पार्क है ना, तो कोई पार्क है या कोई मतलब कुआं है या कोई टैंक है जहां पे हम लोग पानी लेने जाते हैं, और मान लीजिए वो टैंक क्या होता है, सरकार ने बनाया है या पार्टली कुछ पैसा सरकार दिया है, कुछ कम्युनिटी मिलकर बनाया है, तो वैसा पब्लिक प्लेसेस पे भी कोई चीज है तो वहां पे भी आप किसी आदमी को उसके जाति या धर्म या उसके सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको अलाउ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो +2 है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये किसके लिए है एप्लीकेबल है, ये बोथ स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है प्लस इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडिविजुअल कौन है इसमें, रेस्टोरेंट का मालिक, होटल्स हो गया, सिनेमा, ये तो इंडिविजुअल आदमी है, वो भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी आदमी को ऑन द बेसिस ऑफ ये 5 कैटेगरी में, ठीक है। और प्लस सिटीजन, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल और सिटीजन दोनों के लिए। कौन सा, आर्टिकल 15(2). उसके बाद होता है आर्टिकल 15(3). नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये आर्टिकल के हिसाब से, ये आर्टिकल किसी भी मतलब वुमेन और चिल्ड्रन दोनों मतलब पिछड़े हुए हैं, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कोई भी प्रोविजन अगर करता है सरकार, तो वो उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकता है, मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है ये आर्टिकल, ठीक है। उनके लिए इसका मतलब ये है कि हम उसको अगर कुछ वुमेन के उत्थान के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ अलग से करते हैं, उनको अलग से एडवांटेज दिया जाता है, तो कोई नॉर्मल आदमी, जनरल आदमी नहीं बोल सकता कि उसको क्यों मतलब ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्यों उसके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए आप उसको एक्स्ट्रा कुछ एडवांटेज दे रहे हो, क्योंकि उसके लिए वो सरकार कर सकता है, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या जिसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, कि उनके लिए हम लोग कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 15(3) यही बोलता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, कुछ भी यहाँ पे रोक नहीं सकता सरकार को किसी बच्चों के लिए, बच्चों का उत्थान के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए या महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ भी सरकार करता है तो कर सकता है अंडर आर्टिकल 15(3), ठीक है। अब आर्टिकल 15(4) क्या है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये पहले था नहीं, ये 1951 में क्या हुआ, अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें क्या है, इट एम्पावर्स द स्टेट इन मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स और SC/ST। इसमें क्या किया गया, जैसे कि आर्टिकल 14 में एक क्लॉज था कि मतलब सबको समान धारा में लाना है ना, तो उसके तहत क्या है, ये जैसे सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं या फिर जो SC/ST है, वो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं, तो उनको आगे लाने के लिए अगर कुछ करता है सरकार, है ना, कुछ करता है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन देता है, कॉलेजेस में देता है, स्कूल में देता है, सीट्स रिजर्व करता है, उनको अलग से फीस माफ करता है, अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको क्या है, मतलब सरकार स्पेशली उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, बट उसको हम ये इस कैटेगरी में नहीं आ सकता आर्टिकल 15 में, ठीक है। तो यही बोलता है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, इट एम्पावर द स्टेट इन मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। सरकार क्या करता है, ये एम्पावर करता है आर्टिकल 15(4) की सरकार को कि आप स्पेशल प्रोविजंस ला सकते हो जो सोशली बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है या SC/ST है, जैसे कि रिजर्वेशन देना या उनका फीस माफ करना, ये कर सकते हो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 15(4) के तहत, ठीक है।
और क्या हो, जैसे कि मतलब रिजर्वेशन तो एससी एसटी को मिलता है, जैसे और क्या है एजुकेशनली और सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड ओबीसी हो गए, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन ये कहाँ मिलता है, ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मिलता है या स्टेट जहां पे स्टेट फंडिंग होता है, ठीक है। लेकिन 15(5) जो है ये क्या बोलता है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। कौन सा, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। States can make special provision for socially and educationally backward classes and SC/ST in admission to educational institutions, including private educational institutions, whether paid or unpaid by state। ये जो था आर्टिकल 15(4), ये सिर्फ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए था। गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या हो सकता है, एजुकेशनली बैकवर्ड या सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए आपका प्रोविजन था, इस हिसाब से रिजर्वेशन आप दे सकते हो, सरकार अपना प्रोविजन बना सकती है। लेकिन प्राइवेट के लिए नहीं था। तो प्राइवेट के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता, ज्यादा प्राइवेट, ज्यादा जो सीटें थी ज्यादा क्या थे, कहाँ था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में था, गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है तो वहां पे कम सीटें हैं, तो उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मतलब फायदा मिले, उनको एडमिशन मिले, इसके लिए क्या हुआ 15(5) ले आ गया। इसके तहत क्या हुआ, इसमें ये एम्पावर किया गया, कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, 93rd अमेंडमेंट 2015 के तहत ये प्रोविजन ऐड किया गया। इसके तहत सरकार क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और एससी एसटी के लिए फॉर एडमिशन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कॉलेजेस में भी उनको प्रोविजंस बना सकती है, एडमिशन के लिए उनके स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है, ठीक है। इसी के तहत क्या हुआ, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 एनैक्ट किया गया। कौन सा, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, प्राइवेट कॉलेजेस में, है ना, और सेंट्रल कॉलेजेस में भी, है ना, तो ओबीसी वालों के लिए 27% का रिजर्वेशन रखा गया। कितना परसेंट का, 27% का रिजर्वेशन रखा गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही 27% रिजर्वेशन रखा गया ना, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, किस कैसे 27% दे दिया, क्योंकि बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनका जो सेल्फ है उनको कम हो जा रहा है, उनका सीटें कम हो रहा है। तो क्या हुआ, इसके तहत क्या हुआ, एक केस हुआ जिसको बोलते हैं अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप दे सकते हो, ये सही है, आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप 27% आप दे रहे हो रिजर्वेशन, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्रीमी लेयर इंक्लूड करना पड़ेगा। क्रीमी लेयर मतलब जो लोग ऑलरेडी मतलब डेवलप हो चुके हैं। अभी क्रीमी लेयर क्राइटेरिया बहुत सारा है, जैसे कि किसी मतलब प्रधानमंत्री का बेटा हो गया, राष्ट्रपति का बेटा हो गया, गवर्नर का बेटा हो गया, या फिर आप सेंट्रल मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर, इनके जो बेटे हो गए उनको नहीं मिले, वो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। जिसका आपका एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है, वो लोग क्रीमी लेयर में नहीं आते, मतलब क्रीमी लेयर में आते हैं, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो उसको इंक्लूड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, फिर जाके बोला कि आप उसको रिजर्वेशन दे सकते हो 27%, वो लोग को एक्सक्लूड करके, मतलब क्रीमी लेयर लोगों को एक्सक्लूड करके, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 15(5). ये मेनली क्या है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए ये था, और किसमें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मेनली, है ना। गवर्नमेंट में तो मिल ही रहा था आर्टिकल 15(4) के तहत, लेकिन प्राइवेट में नहीं मिला था, तो प्राइवेट के लिए क्या हो गया, 15(5) को एनैक्ट किया गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 93rd 2005 के तहत, ठीक है। और एक चीज होता है आपका 103 अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या होता है कि मतलब इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी 10% प्रोविजन रखा गया रिजर्वेशन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। जो वो लोग क्या है, एससी एसटी ओबीसी में इनको नहीं आते हैं, इनके अलावा मतलब जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए भी 10% रखा गया है अंडर अमेंडमेंट एक्ट 103, ठीक है। उस एक्ट के तहत क्या किया गया, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए 10% प्रोविजन रखा गया है, ठीक है, और इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में 4 क्लॉजेस हैं, 5 क्लॉजेस हैं, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), ठीक है। 15(1) जो है प्योरली स्टेट्स के लिए है, 15(2) जो है स्टेट प्लस इंडिविजुअल के लिए है, 15(3) जो है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है सरकार, 15(4) क्या है, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड एससी एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, और 15(5) में क्या हुआ, ये भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, और एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए ये प्रोविजन देता है अंडर आर्टिकल 15(5),
ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 16 पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।